सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो है अपने लास्ट के चैप्टर डिमांड को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हमने अपने लास्ट वीडियो में जो है ये सब टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमने डिमांड शेड्यूल क्या होता है ये जाना था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है हमने ये जाना था। उसके बाद हमने डिमांड कर्व जाना था कि डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। आज का जो वीडियो है वो इसी का एक कंटिन्यूएशन वीडियो है, जो कि ये है कि हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व से आखिरकार मार्केट डिमांड कर्व किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है एंड ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता है। तो हम इसमें से इसको कैसे निकालेंगे वही आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द टॉपिक डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व कैसे निकलता है। अब देखिए, ये जो मार्केट है, ये मार्केट आखिरकार किन किन लोगों से बना हुआ है। ये मार्केट बना हुआ है उन तमाम सेलर्स एंड बायर्स के साथ। जब भी वो सेलर्स एंड बायर्स को हम लोग एक कलेक्टिव फॉर्म में लेते हैं तो वही मार्केट कहलाता है। जैसे मैं एक बायर हूं, मेरे जैसा एक सेलर है, मैं एक सेलर हूं, मेरे जैसा एक बायर है। सो हम जो सेलर्स एंड बायर्स हैं, जो कि साथ में एक जगह पे रहते हैं, हम ही दोनों मिलके मार्केट बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पे अगर ये बायर्स की बात की जाए तो ये एक बायर है एंड ये एक बायर है, एंड सेलर की अगर बात की जाए तो ये एक सेलर है एंड ये एक सेलर है। तो मार्केट हम कब बोलेंगे? मार्केट हम बोलेंगे जब ये सब को अगर हम लोग एक साथ ले लेते हैं, व्हेन वी टेक दीज एज टुगेदर, तभी हम बोलते हैं कि वो एक मार्केट है। सो मार्केट जो होता है वो इंडिविजुअल से बना हुआ होता है। मार्केट जो है हर एक आदमी से बना हुआ है। एवरी इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट। सो सिमिलरली मार्केट डिमांड कर्व जो है वो भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ही बना हुआ है। ये जो है ये इससे बना हुआ है। अब ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं। ये एक है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो कि ए का दिखाता है कि एक आदमी ने कितना खरीदा, एंड हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं कि बी ने कितना खरीदा। ये ए का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है एंड ये बी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, एंड ये जो है ये ए प्लस बी दोनों का डिमांड कर्व है। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ए बी जो है वो अकेले में इंडिविजुअल है, एंड जब साथ में आ रहे हैं तो वो मिलके मार्केट डिमांड कर्व बना रहे हैं। सो मार्केट डिमांड कर्व इज नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे है। सबसे पहले हम दो केस लेते हैं। एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। अब यहाँ पे हम लोग दाम लेके चलते हैं कि कितना रुपये दाम है। हम फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, आटा लेते हैं। तो आटा जो है वो जब 20 रुपए किलो था तो एक्स जो है उसको 2 किलो खरीद रहा था, एंड वाई जो है उसको 3 किलो खरीद रहा है। फिर जब ये 18 रुपए किलो हुआ तो x जो है 3 किलो खरीद रहा है एंड y जो है 5 किलो खरीद रहा है। फिर जब ये 16 रुपए किलो हुआ तो x जो है वो 4 किलो खरीद रहा है एंड y जो है वो 6 किलो खरीद रहा है। तो हम यहाँ पे ये तीन ठो ही केस लेते हैं कि x जो है इतना दाम पे इतने क्वांटिटीज इतने केजी ऑफ ये खरीद रहा है, 2 केजी 20 रुपए में, 3 केजी 18 रुपए में, 4 केजी 16 रुपए में ये x खरीद रहा है, एंड y जो है 3 केजी 20 रुपए में खरीद रहा है, 5 केजी 18 रुपए में खरीद रहा है, एंड 6 केजी जो है वो 16 रुपए में खरीद रहा है। ये सिर्फ y का है। अब अगर हम इनका एक ग्राफ बनाएं तो वो क्या होगा? अगर हम इनका एक ग्राफ बनाने जाते तो मैं यहाँ पे x का ग्राफ बना रहा हूँ। हम यहाँ पे प्राइस लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लेते हैं। अब क्वांटिटी कितना है? 2 3 4। हम लोग 1 2 3 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4 एंड प्राइस कितना है? 16 18 20 है।
ओके, सो हम यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 एंड यहाँ पे 20 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 16 में वो कितना खरीद रहा है, 4 किलो खरीद रहा है। सो 16 में अगर वो 4 किलो खरीद रहा है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पे है। फिर वो 18 रुपए में 3 किलो खरीद रहा है, 18 रुपए में 3 किलो खरीद रहा है, वो मतलब यहाँ पे है। एंड वो जो है 20 रुपए में 2 किलो खरीद रहा है, 20 रुपए में 2 किलो खरीद रहा है, मतलब ये यहाँ पे है। ये है। अब अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिलता है, हमें एक डिमांड कर्व मिलता है, डीडी। ये डीडी क्या है, ये सिर्फ एक्स का डिमांड कर्व है, ये एक्स का डिमांड कर्व है। दिस डीडी इज द डिमांड कर्व ऑफ एक्स। तो हमने एक्स का डिमांड कर्व बना लिया, जो कि एक्स के दाम पे है, जो कि एक्स की क्वांटिटी पे है। अब हम लोग वाई का डिमांड कर्व बनाते हैं। अब वाई भी जो है उसके लिए भी तो दाम सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम फिर से एक नया ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हम 16, 18, 20, फिर यहाँ पे हम लोग 2, 3, 4 है। 1, 2, 3, 4 हम इसे ऐसे लेते हैं। अब 20 पे जो है ये 3 किलो खरीद रहा है, तो 20 पे अगर 3 किलो खरीद रहा है, इसका मतलब ये जो है ये यहाँ पे होगा। ये अगर 18 पे 5 किलो खरीद रहा है, 5 किलो मतलब मुझे इसे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। 18 पे 5 किलो मतलब ये जो है ये यहाँ पे होगा। 16 पे 6 किलो मतलब ये जो है ये यहाँ पे होगा। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये क्या बनता है, ये हमारा डिमांड कर्व बनता है। तो इसको हम लोग D1 दे देते हैं। ये जो है ये y का डिमांड कर्व है एंड ये x का डिमांड कर्व है। यहाँ पे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने सबका एक अलग से डिमांड कर्व बनाया है। ये x का है एंड ये y का है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब कि ये हर एक का अपना अलग एक डिमांड कर्व है। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। अब हम इसमें से कैसे मार्केट डिमांड कर्व निकालते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये 20 रुपए में कितना किलो खरीद रहा है, 2 किलो खरीद रहा है एंड ये जो है 20 रुपए में 3 किलो खरीद रहा है। तो दोनों मिलके 20 रुपए में आखिरकार कितने क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 5 किलो। 20 रुपया में दोनों जो है मिलके 5 किलो खरीद रहे हैं। फिर ये जो है 18 रुपए में 3 किलो खरीदता है एंड ये जो है 18 रुपए में 5 किलो खरीदता है। तो दोनों मिलके 18 रुपए में कितने किलो खरीद रहे हैं, 8 किलो खरीद रहे हैं। फिर ये जो है 16 रुपए में 4 किलो खरीदता है एंड ये जो है 16 रुपए में 6 किलो खरीदता है। तो ये दोनों मिलके 16 रुपए में कितने किलो खरीद रहे हैं, 10 किलो खरीद रहे हैं। तो 5, 8 और 10, तो ये दोनों मिलके जो है ये दाम है जो कि दोनों के लिए कांस्टेंट है एंड ये है x का एंड y का मिलके जो डिमांड है। अब 20 रुपए में ये दोनों मिलके 5 किलो खरीदते हैं, 18 रुपए में दोनों मिलके 8 किलो खरीदते हैं, 16 रुपए में दोनों मिलके 10 किलो खरीदते हैं। अब अगर हम इसको एक डिमांड कर्व में अगर बनाना चाहे तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपना प्राइस रखेंगे, यहाँ पे हम अपना क्वांटिटी रखेंगे। अब प्राइस कितना है, 16, 18, 20 है। 16 है, 18 है, 20 है एंड क्वांटिटी कितना है, 5, 8, 10 है। 5, 8, 10 है। अब 20 पे 5 मतलब ये यहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट ये यहीं पे होगा। फिर 18 पे 8 मतलब ये यहाँ पे होगा। एंड 16 पे 10 मतलब ये यहाँ पे होगा। ये जो हमारा बना है, ये क्या बना है, दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। ये है हमारा मार्केट
डिमांड कर्व, दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व से हम लोग कैसे मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं। यहाँ पे 20 रुपए में 2 किलो, यहाँ पे 20 रुपए में 3 किलो, तो मिल के कितना हुआ 20 रुपए में 5 किलो। यहाँ पे 18 रुपए में 3 किलो, यहाँ पे 18 रुपए में 5 किलो, मिल के कितना हुआ 18 रुपए में 8 किलो। यहाँ पे 16 रुपए में 6 किलो, यहाँ पे 16 रुपए में 4 किलो, तो मिल के कितना हुआ 16 रुपए में 10 किलो। तो हमने बस ये जो हमारा एक नया डिमांड शेड्यूल बनाया है जो कि मार्केट डिमांड शेड्यूल है, दिस इज आवर मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है। तो ये जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है ये हमारा, अगर इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, सो वी गेट आवर मार्केट डिमांड कर्व। सो कैसे निकालते हैं मार्केट डिमांड कर्व को? मार्केट डिमांड कर्व को निकालने के लिए जितने भी हमारे आदमी हैं हम उन सबका इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ देते हैं, उसी से हम लोग मार्केट डिमांड कर्व निकाल लेते हैं। सो दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे मार्केट से निकलता है, कैसे वो इंडिविजुअल को जोड़ के निकलता है। अब मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाते हैं। अब मैंने इसको डायग्राम देख के बनाया है, लेकिन डायग्राम देख के बनाना इसको मुश्किल होता है, तो हम इसको एक आसान तरीके में लेने वाले हैं। सो उसी को हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। तो ये है हमारा आटा का दाम है रुपीस पर केजी, दिस इज आवर प्राइस। एंड हमने सबसे पहले x का लिया। अब x हम लोग एक दूसरा केस ले रहे हैं, तो हम मान लेते हैं दूसरा 20 रुपए में वो 2 किलो खरीदता है, 18 रुपए में वो 3 किलो खरीदता है, एंड 16 रुपए में वो 4 किलो खरीदता है। एंड y जो है वो 20 रुपए में 4 किलो खरीदता है, 18 रुपए में 5 किलो खरीदता है, एंड 16 रुपए में जो है 7 किलो खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल। अब हमने वहां पे कैसे डिमांड कर्व को बनाया था, मार्केट डिमांड कर्व को हमने कैसे बनाया था? हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व को लिया, उसको जोड़ दिया एंड मार्केट डिमांड कर्व बनाया। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड कर्व को देख के मार्केट डिमांड कर्व बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं? सिंपल सा चीज है कि हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है 20 पे 2, 18 पे 3, 16 पे 4, एंड वाई के लिए जो अलग अलग है 4, 5, 7, हम इसको एक मार्केट डिमांड शेड्यूल के रूप दे देते हैं। और उसके बाद हम अपना मार्केट डिमांड कर्व भी बना देंगे। सो व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? कि मार्केट में जितने भी लोग हैं उनका जो डिमांड है उनको जोड़ दो। तो यहाँ पे मार्केट में कौन कौन से लोग हैं? x है एंड y है, तो x और y का जोड़ दो। अब x एंड y जो है 20 रुपए में मिलके कितना खरीद रहे हैं? 2 + 4 6, 3 + 5 8, 4 + 7 11। तो अगर हम अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 20 रुपया में 6 किलो, 18 रुपया में 8 किलो, 16 रुपया में 11 किलो। सो दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। अब इसी मार्केट डिमांड कर्व को अगर हम लोग अपना ग्राफ में बना देते हैं, सो दैट इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। तो यहाँ पे दाम कितने हैं? 20, 18, 16। सो 16 लेते हैं, ये 18 है, एंड इसको हम लोग 20 लेते हैं, एंड यहाँ पे 6, 8, 11 है, यहाँ पे 6 लेते हैं, यहाँ पे 8 है, एंड ये 11 है। 20 पे 6 मतलब वो जो है वो यहाँ पे होगा, 18 पे 8 मतलब वो जो है वो यहाँ पे होगा, 16 पे 11 मतलब वो जो है वो यहाँ पे होगा। अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, ये दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड कर्व को दो तरीकों से बनाया जा सकता है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ के, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जोड़ के। अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ के बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ x, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ y। इन दोनों को वैल्यूज को जोड़ दो, फिर हमें अपना मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा। एंड अगर हमें एक शेड्यूल से निकालना है तो उसके लिए क्या करो? ये हमारा
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है अलग अलग, इसको मार्केट में कन्वर्ट कर दो जो कि ये है, उसके बाद एक डायग्राम बना दो जो कि हमारा मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। सो दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व कि कैसे उसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व के थ्रू निकाला जाता है। इसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये अपवर्ड क्यों नहीं होता है। सो चलिए उसको अभी जान लेते हैं। अब आपने एक बात गौर की होगी कि जब भी हम अपना डिमांड कर्व बनाते हैं तो वो हमेशा ऐसा होता है, मतलब इस तरफ से इस तरफ जाता है, वो कभी भी इस तरफ से इस तरफ नहीं जाता, वो हमेशा इस तरफ से इस तरफ की तरफ आता है, वो हमेशा इस तरफ से इस तरफ आता है। सो ऐसा क्यों है, वाई इज दिस दैट, कि ये हमेशा इस तरफ से इस तरफ आता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये ऊपर से नीचे क्यों आता है, ये ऐसे क्यों नहीं जाता, तो उसी को हम लोग जानने वाले। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये अभी तक आपको नहीं मालूम है, उसको मैं अभी आपको छोटा सा एक कंसेप्ट दे देता हूं, फिर बाकी चल के आगे के चैप्टर में वो हम उसे डिटेल में जानने वाले हैं। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी जान लेते हैं कि क्या होता है। कि जब हम एक गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद उसका एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलता है वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 5 मैंगोज खाने पे 30 यूटिल का जो है मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है एंड जैसे मैंने 6 खाया तो 32 हुआ। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही मैंगोज 1 इंक्रीज किए यूटिलिटी 2 इंक्रीज किया। यहाँ पे एक मैंगो का जो एमयू है वो कितना है, 2 यूटिल। द यूटिल ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 यूटिल्स। तो यही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है कि जैसे जैसे हम अपने चीजों का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो एक कंजम्पशन इंक्रीज करने से हमें जो यूटिलिटी मिलता है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता है, वही मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एक कमोडिटी जितना ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम अपने कमोडिटी का जितना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे हर एक कंजम्पशन के साथ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता जाएगा। ये हम अपने रियल लाइफ में भी जानते हैं कि पहला रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, तीसरा भी अच्छा लगता है, चौथा उतना अच्छा नहीं लगता, पांचवा ठीक ठाक लगता है, छठा बहुत खराब लगता है, सातवें पे हम लोग उल्टी कर देते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा रसगुल्ला खा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो घट जा रहा है। तो इसको समझने के लिए आप नोट्स जो कि पीडीएफ में उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने सामने में रख लीजिए, मैं उसी से समझाने वाला हूं। So the law of diminishing marginal utility states that with an increase in the units of a commodity consumed, the marginal utility derived from every additional unit goes on decreasing. A utility maximizing consumer will maximize his total utility when he equalizes the marginal utility of the commodity with its price. The above equation shows that a consumer will buy goods only up to that limit where his marginal utility will be equal to the price. After that he will either buy less or stop buying. He will start buying again when the price reduces. This shows that with decrease in the price of the unit the demand again increases. This shows the downward sloping of the demand curve. So, अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाना तो हम उसे ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे कमोडिटीज कंज्यूम हो रहे हैं वैसे वैसे जो एमयू है वो डिक्रीज करता जाएगा। पहला कमोडिटी में एमयू 10, दूसरे कमोडिटी में एमयू 8, तीसरे कमोडिटी में एमयू 6, चौथे कमोडिटी में एमयू 5। ये है, तो जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है ये वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है, जो कि हम देख रहे हैं। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मेरा चीज का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे तो मेरा सेटिस्फैक्शन घटते जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना कंजम्पशन भी डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं उसको कंज्यूम क्यों करूंगा। तो इसीलिए जैसे जैसे प्राइस घटता है
10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, वैसे वैसे भले ही उसका क्वांटिटी जो कि कंज्यूम हो रहा है वो इंक्रीज करे, 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो पहले वाले में 10 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, फिर 28 होगा और फिर 30 होगा। एंड अगर हमें एमयू निकालना है तो एमयू कैसे होगा, ये एमयू होगा, सबसे पहले वाला में तो एमयू होता नहीं है क्योंकि उसके पहले हमने कुछ कंज्यूम नहीं किया। 18 minus 10 8, 24 minus 8 6, 28 minus 4 4, 30 minus 4 30 minus 28 2। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा प्राइस घट रहा है वैसे वैसे हम जो क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहे हैं वो तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारा एमयू जो है वो डिक्रीज करते जा रहा है। तो एमयू अगर डिक्रीज करते जाएगा इसका मतलब क्या है कि हम कंजम्पशन को उतना ही कम कर देंगे, क्योंकि अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है तो फिर मैं उसे कंज्यूम क्यों करूंगा, व्हाई विल आई कंज्यूम समथिंग व्हेन आई डोंट गेट द सेटिस्फैक्शन। तो इसीलिए विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑल्दो द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बट एज द एमयू डिक्रीजेस, सो एमयू डिक्रीज करने के कारण हम बढ़ते बढ़ते प्राइस के साथ उसका कंजम्पशन को घटाते जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिमांड कर्व है वो और नेगेटिवली स्लोप करता जाता है। सो यहाँ पे अगर हम इसे पॉइंट आउट करें तो फिर ये क्या होगा, अगर हम इसको 10 पे अगर लिखें 2 4 6 8 10, यहाँ पे से 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अगर इसे ऐसे यहाँ पे ये होगा एक तो, फिर ये 8 पे 2 मतलब ये यहाँ पे होगा, 6 पे 3 मतलब ये यहाँ पे होगा, 4 पे 4 मतलब ये यहाँ पे होगा, एंड 2 पे 5 मतलब ये यहाँ पे होगा। सो इसीलिए यहाँ पे अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे देखिए ये एक नेगेटिव स्लोप ही बना रहा है। सो पहला चीज क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एमयू घटता जाता है, एंड ये क्योंकि एमयू घट रहा है इसी की वजह से ये नेगेटिव स्लोप है। फिर इसके बाद क्या आता है इनकम इफेक्ट। When the price of a commodity decreases, the real income of the consumer increases. Therefore, his purchasing power increases, leading to an increase in the demand of the goods. This shows that with a decrease in price, the demand of a commodity increases. On the other hand, if the price of the commodity increases, the purchasing power of the consumer reduces, and thus demand also reduces. तो यहाँ पे अब इनकम के साथ बोल दिया गया। अब इनकम के साथ यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे जैसे किसी चीज का दाम घटता है तो उससे जो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हम जानते हैं कि जब हमारे पास 20 रुपया था एंड उसका दाम था 4 रुपया तो हम उसे 5 क्वांटिटीज खरीद रहे थे, लेकिन अभी अगर उसका दाम 5 रुपया हो गया है तो हम उसे सिर्फ 4 ही खरीद पाएंगे। तो हमारा जो परचेजिंग पावर है वो 5 से 4 एक घट गया है। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे जैसे दाम बढ़ता है वैसे वैसे आदमी का परचेजिंग पावर डिक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा हमारा जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगा हमारा परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो हम कम दाम में ज्यादा खरीदेंगे एंड ज्यादा दाम में कम खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कि 10,824 है, 10,842 है, सॉरी। तो यहाँ पे 10 पे 1, 8 पे 2, 4 पे 3, 2 पे 5 ये ऐसा है। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जैसे जैसे वो दाम उसका घट रहा है वैसे वैसे जो है वो क्वांटिटीज जो कि कंज्यूम कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इसे ग्राफ में बनाने जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही एक नेगेटिव का कर्व बनाएगा। तो यहाँ पे है क्या कि जितने भी फैक्टर जो कि हमने पढ़े हुए हैं, इनकम इफेक्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ये सब कुछ को अगर हम लोग रियल लाइफ में करके देखें तो ये एक ऐसा कंडीशन ही बना देते हैं जिसकी वजह से हमें हमेशा एक इनवर्स रिलेशन मिलता है। उसी की वजह से ये हमेशा ऐसे स्लोप करता है। इसका कोई खासियत नहीं कि हमेशा ऐसे ही स्लोप करें,
इसका मन नहीं है कि ऐसे ही स्लोप कर, लेकिन हमेशा ऐसे कंडीशंस पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से इसे हमेशा ऐसे ही स्लोप करना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे mu डिक्रीज कर रहा था वैसे वैसे ये ऐसा बनता जा रहा था। mu डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन ही बन गया जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया। यहाँ पे भी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ वैसे वैसे डिमांड शेड्यूल ही ऐसा बन गया कि ये ऐसा बन जाए। सो ये कंडीशंस ही ऐसे बना देते हैं कि डिमांड कर्व ये हो जाए। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि इनकम की वजह से कंज्यूमर का जो डिमांड है वो भी अफेक्ट करता है। जैसे जैसे जो है किसी चीज का दाम घटता है तो हमारा इनकम जो है मतलब परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे दाम बढ़ता है हमारा परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो इससे एक रिलेशन खुद ब खुद बन जाता है कि कम दाम में ज्यादा खरीदेंगे एंड ज्यादा दाम में कम खरीदेंगे। इसी की वजह से वो जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद आता है substitution effect. The substitution effect is the effect that a change in the relative price of substitute goods have on the quantity demanded. When the price of one commodity increases, the demand for the commodity decreases, as a result of which the curve becomes downward sloping. This is because when the commodity's price increases, consumers tend to buy the other commodities. अब दो एग्जांपल लेते हैं, एक है पेप्सी एंड एक है कोक। अब पेप्सी एंड कोक जो है आपस में बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं। दीज आर वेरी बिग कंपटीटर्स। पेप्सी का दाम डिक्रीज होगा, कोक का जो है डिमांड डिक्रीज होगा। पेप्सी का दाम इंक्रीज होगा, कोक का डिमांड जो है वो इंक्रीज होगा। सो ये दोनों आपस में बहुत हैं। तो जब भी किसी का सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद है, जैसे मुझे अगर एक कोल्ड ड्रिंक पीना है तो मैं या तो पेप्सी का पी सकता हूँ, नहीं तो मैं कोक का पी सकता हूँ। मैं दोनों में से किसी एक का पी सकता हूँ। मुझे इसी का पीना या किसी का पीना है ये जरूरी नहीं है। तो जैसे मैं तो मुझे अगर पेप्सी का पीना है तो मैं पेप्सी का पीऊंगा, मैं मुझे अगर कोक का पीना है मैं कोक का पीऊंगा। लेकिन अगर पेप्सी का जो है अगर उसका दाम इंक्रीज कर जाता है तो इससे क्या होगा, कोक का जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पेप्सी 50 रुपए था, कोक का दाम था, कोक का भी दाम 50 रुपए था, पेप्सी का दाम 55 हो गया एंड कोक जो है वो 50 का 50 ही रहा, तो लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे। तो लोग अब इसको ज्यादा खरीदेंगे तो कोक का चलिए डिमांड कर्व है पेप्सी का बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुराना वाला बनाते हैं। देखिए 50 रुपए में भी ये पेप्सी का है एक डिमांड होता था एंड 55 रुपए में एंड 45 रुपीज में दो डिमांड होता था। एंड कोक का जो है 50 रुपया में दो डिमांड होता था एंड पेप्सी का जो है 45 रुपया में तीन डिमांड होता था। अब ये जो दाम है ये इंक्रीज कर गया। पेप्सी का जो दाम है वो 50 से 55 हो गया है एंड ये जो 45 वाला था ये 50 हो गया है। ये जो वन वाला है इसको हम लोग वन ही मान लेते हैं। जो 45 वाला है ये भी वन हो गया। कोक जो है वो 50 का 50 ही रहा, 45 का 45 ही रहा। तो अब क्योंकि ये महंगा है, दिस इज एक्सपेंसिव, तो लोग अब इसको ज्यादा खरीदेंगे। तो 50 पे ये 3 एंड 45 पे ये जो है ये 7 मान के चलते हैं। तो अब अगर हम इसे प्लॉट करने जाए अपने डिमांड कर्व में तो ये 45 एंड ये 50, ये 3 एंड ये 7, ये 50 एंड ये 50 एंड 3, 50 एंड 3 यहाँ पे एंड 45 एंड 7 यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे डिमांड कर्व बना दें तो वो भी हम फिर से देख रहे हैं कि वो नेगेटिव स्लोप ही है, वो पॉजिटिव स्लोप नहीं है, वो ऐसा ही है। सो कोई भी रीजन क्यों ना हो हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप ही होगा। यहाँ पे 50 पे 3, 45 पे 7, 50 पे 3, 45 पे 7, जो कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये नेगेटिव स्लोप ही बना रहा है। मेरा डायग्राम जो होता है वो थोड़ा सा होता है क्योंकि मैं जल्दबाजी में बनाता हूँ, आप अच्छे से ही बनाइएगा। फिर इसके बाद होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स, कि किसी चीज के अगर कस्टमर्स इंक्रीज कर जाते हैं, इफ द कस्टमर्स ऑफ समथिंग इंक्रीज, फॉर एग्जांपल एक चीज था उसका जब दाम 50 रुपया था उसको 1000 लोग खरीदते थे और उसका दाम जब 45 रुपया हुआ तो उसको जो है 2000 लोग खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे कंज्यूमर इंक्रीज हुआ है उसका डिमांड इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसे एक ग्राफ में प्लॉट करने जाएं 45 एंड 50 एंड 1000
एंड 2000, तो यहाँ पे भी वो वही आएगा, 50 पे 1000, 45 पे 2000। ये देखिए, सो यहाँ पे भी वही चीज है कि कोई भी फैक्टर क्यों ना हो वो हमेशा नेगेटिव स्लोप ही जाएगा। इसके बाद आता है थिंग्स ऑफ मल्टीपल यूज, कि अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है तो उस केस में क्या होगा। तो किसी चीज का अगर बहुत ज्यादा यूज होता है तो उस केस में भी सेम ही चीज रहेगा। जैसे स्टील है, स्टील से हम लोग कार बनाते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे यूटेंसिल्स बनाया जाता है, गैस स्टोव्स, और भी चीजों में स्टील का यूज होता है। तो अगर स्टील है, तो अगर स्टील का जो है वो प्राइस इंक्रीज करता है, उसका डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगा। जैसे उसका प्राइस डिक्रीज करेगा उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा। अब अगर इसका हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल लेना चाहे तो स्टील का हम लोग दाम लेके चलते हैं 500। जब उसका 500 था लोग उसको जो है 200 किलो खरीदते थे, एंड जब उसका दाम 1000 हो गया तो लोग उसको जो है अब 100 किलो ही खरीद रहे हैं। तो अगर हम इसे एक कर्व में बनाने जाए तो वो भी कुछ वैसा ही बनेगा। यहाँ पे 500, यहाँ पे 200, 500 पे 200 जो कि यहाँ पे है, एंड 1000 पे 100, 1000 पे 100 जो कि यहाँ पे भी अब देखिए ये फिर से वैसा ही है। तो कोई भी फैक्टर क्यों ना हो उसमें हमेशा एक ना एक ऐसा कंडीशन ऐसा बन ही जाएगा कि वो डायग्राम ऐसा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर इसको उल्टा होता तो फिर क्या होता, मान के चलते हैं 1000 रुपए जब था तो उसको 200 किलो खरीदा जाता था, एंड जब उसका 500 हो गया तो उसे 500 किलो खरीदा जा रहा है। अब अगर हम इसे डायग्राम में लगाएं तो फिर क्या होगा, 1000 पे 200 मतलब ये जो है ये है हमारा 1000, इस पे जो है हमारा 200, एंड 500 पे 500 मतलब ये हमारा 500, एंड ये है हमारा 500। अब ये ऐसा रहा, अब इसको जो है ज्वाइन कर दो, यहाँ पे भी देखिए नेगेटिव स्लोप ही आ रहा है। तो कोई भी रीजन क्यों ना हो उसमें नेगेटिव स्लोप आने का कोई ना कोई कंडीशन बन ही जाएगा जिसकी वजह से वो नेगेटिव स्लोप हो। सो नेगेटिव स्लोप जो है वो उसका मजबूरी नहीं है कि वो होता है, वो कंडीशन ही ऐसे बन जाते हैं कि वो नेगेटिव स्लोप खुद ब खुद हो जाते हैं। सो यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझा, मार्केट डिमांड कर्व को कैसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड कर्व से निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे जो है ये जो डिमांड कर्व है ये हमेशा ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, ये ऐसा क्यों नहीं होता, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, इसको भी हमने सीखा है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।